डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं श्याम मुरली मनोहर पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस के पेपर 9 दक्षिण एशिया में सरकार અને राजनीति, ब्लॉक 3 यूनिट 9। टॉपिक होगा पाकिस्तान की विदेश नीति पार्ट 6। आज इस अध्याय को हम पूर्ण करेंगे पाकिस्तान की विदेश नीति का। आज हम चर्चा करेंगे जुल्फिकार अली भुट्टो की विदेश नीति। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में अयूब खान, याह्या खान, इनके शासनकाल के दौरान पाकिस्तान की विदेश नीति कैसी थी, इस पर हम चर्चा किए थे। इसी प्रकार आगे के जो बचे हुए कालखंड है उसमें विभिन्न शासन पद्धति द्वारा जो पाकिस्तान की विदेश नीति को संचालित किया गया, इस पर हम अध्ययन करेंगे और इस अध्याय को आज पूर्ण करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, जुल्फिकार अली भुट्टो की विदेश नीति 1972 से 77 का ये कालखंड था। 1971 में हम देखते हैं कि पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान को खो देता है और एक स्वतंत्र बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र का उदय होता है। तो पाकिस्तान जो 1947 में धर्म के आधार पर भारत से अलग होता है, वह कुछ ही समय के बाद भाषा के आधार पर एक और विभाजन को देखता है, जिसमें बांग्ला भाषी पाकिस्तान से अलग होकर एक बांग्लादेश का निर्माण करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के अलग होने के बाद पाकिस्तान एक तरह से अपनी विदेश नीति को फिर से इस पर विचार करता है। उस दौरान हम देखते हैं कि भारत एक मजबूत क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर के सामने आता है। दक्षिण एशिया में हम देखते हैं कि 1962 के युद्ध के दौरान जब भारत इतनी मजबूती के साथ नहीं लड़ सका, 1965 में ये सिनेरियो बदल चुका था और 1971 में भारत ने अपनी उपस्थिति का लोहा मनवाया और बांग्लादेश को एक स्वतंत्र मुल्क के रूप में पूरा विश्व अब सामने देखता है। हम देखते हैं कि भुट्टो की जो द्विपक्षीयता थी, जो बाइलेटरलिज्म की नीति थी, उस पर जोर देते हैं कि हर एक राष्ट्र के साथ द्विपक्षीय संवाद, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा दिया जाए। पाकिस्तान को पश्चिमी निर्भरता से मुक्त करने की एक तरह से कोशिश की गई। इस दौरान सीटो जो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, इससे पाकिस्तान अलग होता है। कॉमनवेल्थ की सदस्यता पाकिस्तान इससे भी वापस होता है। सेंटो में अपनी सदस्यता को पाकिस्तान बरकरार रखता है, क्योंकि तुर्की और ईरान के साथ पाकिस्तान संबंध को एज सच बनाने की स्थिति में था, इच्छुक था कि इनके साथ सदस्य जो संबंध है वो ऐसे ही बरकरार रहे। अमेरिका पाक जो संबंध था वो एक तरह से संदिग्धता की स्थिति में आ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका से 1971 के युद्ध में एक तरह से हम देखते हैं कि वो उम्मीद कर रहा था कि वो डायरेक्ट इंटरवीन करेगा, परंतु अमेरिका की तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई। हालांकि उन्होंने अपनी 7th फ्लीट जो थी नेवी की, वो भारत को डराने की एक नाकाम कोशिश अमेरिका के द्वारा की गई थी। साम्यवादी रुझान के कारण जो पाकिस्तान का एक तरह से साम्यवादी देशों के प्रति जो रुझान था, इसको देखते हुए अमेरिका भी पाकिस्तान को संदिग्ध नजर से देखने लगा। शिमला समझौता भारत पाक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के तरफ बढ़ाया हुआ एक तरह से इंपॉर्टेंट कदम था। 1971 के युद्ध के बाद 1972 में हम देखते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक शिमला समझौता करते हैं, जिसमें भारत पाक दोनों ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को
बढ़ावा देते हैं। 1973 में जो नई दिल्ली समझौता होता है उसमें युद्ध के दौरान जो युद्धबंदी होते हैं उनकी समस्या का समाधान किए जाने पर जोर होता है। पाकिस्तान इस्लामी देशों के साथ अपने संबंध को सुदृढ़ और मजबूत करने पर विशेष जोर देने लगता है। इस दौरान हम देखते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो 1972 से 73 के बीच में मध्य पूर्व जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, जो इस्लामिक देश हैं, और इसी तरह उत्तरी अफ्रीका में स्थित जो इस्लामिक देश हैं, वहाँ पर जुल्फिकार अली भुट्टो दौरे पर जाते हैं और उसके बाद 1974 में पाकिस्तान में इस्लामी शिखर सम्मेलन आयोजित करते हैं। तो पाकिस्तान की जो विदेश नीति का एक मूल था, धर्म आधारित विदेश नीति जो पाकिस्तान की थी, जिसके कोर में इस्लाम था, पाकिस्तान उसको एक बार फिर से बढ़ावा देता है और लाहौर में 1974 में इस्लामी शिखर सम्मेलन आयोजित करता है। इस दौरान पाकिस्तान मुस्लिम देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने की वकालत करता है। 1972 से 77 के बीच में हम देखते हैं कि ये जो दौरे किए गए इसका फायदा होता है और पाकिस्तानी कई इस्लामी देशों के साथ सैन्य समझौतों को अंतिम रूप देते हैं। इसी दौरान पाकिस्तान पीएलओ के साथ भी अलग अलग समझौते करता है। जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, जो एक स्वतंत्र फिलिस्तीन की मांग करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ भी पाकिस्तान अलग अलग समझौते करता है। 1974 में जब भारत परमाणु परीक्षण करता है तो इसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से भी परमाणु कार्यक्रम को बढ़ावा देने की उत्सुकता नजर आती है और पाकिस्तान लीबिया से इस्लामिक बम हेतु सहायता मांगता है। सोवियत संघ, चीन, पूर्वी यूरोप और उत्तर कोरिया के साथ पाकिस्तान मैत्रीपूर्ण संबंध को इस पूरे टाइम पीरियड में संबंधों में उत्कृष्टता लाने की कोशिश करता है, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करता है। अब हम चर्चा करेंगे जियाउल हक की विदेश नीति। 1977 के जो सैन्य तख्तापलट होती है तो भुट्टो काल की विदेश नीति जो रहती है उसकी जो मूल दिशा दशा होती है उसको बनाए रखते हैं। इस्लामी पहचान को विदेश नीति का आधार बनाया जाता है। मुस्लिम देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत किए जाते हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश होती है कि जो भी इस्लामिक राष्ट्र हैं उनके साथ बायलैटरल रिलेशन को इम्प्रूव किया जाए। सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत, तुर्की, लीबिया, जॉर्डन और अफगानिस्तान की उच्च स्तरीय हाई लेवल विजिट पाकिस्तान की तरफ से की जाती है। 1971 के बाद पहली बार बांग्लादेश से राजनीतिक संपर्क करने की भी कोशिश जियाउल हक के शासनकाल के दौरान की जाती है और इसी दौरान सार्क जो है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी जो अवधारणा है उस पर विचार किया जाता है। प्रारंभिक विचार पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है। परमाणु नीति पर स्पष्ट रुख। परमाणु तकनीक को पाकिस्तान अपना संप्रभु अधिकार बताता है और पाकिस्तान भारत के 1974 के परीक्षण के बाद परमाणु हथियार को साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से हथियाने अपनाने की कोशिश या जुगत में लग जाता है। भारत के साथ सीमित समझौतावादी एक तरह से दृष्टिकोण रखता है क्योंकि 1971 में भारत से पराजय के बाद पाकिस्तान के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचता है। तो ऐसे में वो एक लिमिटेड, एक सीमित समझौतावादी अप्रोच भारत के लिए रखता है, लेकिन एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास की स्थिति रहती है वो बनी रहती है। 1979 की जो घटनाएं होती हैं, जैसे कि सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान में प्रवेश और ईरानी क्रांति, यह भी पाकिस्तान की विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। पाकिस्तान इस दौरान जो शीत युद्ध रहता है उसका फ्रंट लाइन स्टेट बन जाता है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के साथ उस दौरान खड़ा था और पाकिस्तान से कुछ 14 या 18 किलोमीटर की दूरी पर ही
तत्कालीन सोवियत यूनियन का बॉर्डर था। तो ऐसे में पाकिस्तान शीत युद्ध का फ्रंट लाइन स्टेट बन जाता है। अमेरिका में जब रीगन का शासनकाल आता है, प्रशासन आता है, तो ऐसे में अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों में बड़ा सुधार देखा गया। व्यापक अमेरिकी सैन्य व आर्थिक सहायता पाकिस्तान को मिलती है। आधुनिक हथियारों की पाकिस्तान को आपूर्ति फिर से की जाती है, जो 1971 के युद्ध के दौरान हम देखते हैं, जिस पर एक तरह से अमेरिका पाकिस्तान पे जो रक्षा आपूर्ति करता था उस पे रोक लगाया। वो रीगन के शासनकाल में फिर से रीस्टार्ट हो जाता है और पाकिस्तान को वापस से रक्षा आपूर्ति दिया जाने लगता है। चीन के साथ भी पाकिस्तान रणनीतिक साझेदारी करता है और 1986 में शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग समझौता करता है। इसी तरह पाकिस्तान इस्लामिक सम्मेलन, ईरान इराक युद्ध और लेबनान संकट में भी एक तरह से सक्रिय कूटनीतिक भूमिका निभाता है। 1988 में जियाउल हक की मृत्यु के बाद 11 वर्षों का जो सैन्य शासन है वह खत्म होता है। पाकिस्तान की विदेश नीति का जो हालिया इतिहास है उसमें जियाउल हक की मृत्यु के बाद गुलाम इसाक खान पाकिस्तान के कार्यकारी राष्ट्रपति बनते हैं। पाकिस्तान में इस दौरान आम चुनाव आयोजित किए गए। बेनजीर भुट्टो वापस से मतलब सत्ता में आती हैं और लोकतंत्र की जीत को वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। पाकिस्तान पुरानी जो विदेश नीति रहती है उसका निरंतर पालन करता है। 1989 में पाकिस्तान अमेरिकी यात्रा, सैन्य और आर्थिक सहायता अमेरिका से प्राप्त करते हैं। सार्क सम्मेलन में भारत के साथ सांस्कृतिक विनिमय समझौते और परमाणु प्रतिष्ठानों पर, एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला न करने का निर्णय भी लिया जाता है। अक्टूबर 1989 में पाकिस्तान वापस से राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ नेशंस का ग्रुपिंग था उसमें शामिल होता है और भारत ने इस चीज का समर्थन भी किया। नवाज शरीफ जब 1990 के में जब सत्ता में आते हैं तो पाकिस्तान की जो मूल विदेश नीति थी उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नजर नहीं आता है। अमेरिका ने परमाणु कार्यक्रम के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाला और यही कोशिश अमेरिका की भारत के लिए भी थी, परंतु नवाज शरीफ की तरफ से भारतीय जो उपमहाद्वीप है इसको परमाणु मुक्त करने की एक तरह से प्रस्ताव दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ये नहीं चाहता था कि केवल पाकिस्तान ही परमाणु कार्यक्रम को रोके। वह चाहता था कि फिर ऐसी स्थिति में भारत भी परमाणु कार्यक्रम को अपने बंद करे। अमेरिका ने इस प्रस्ताव को स्वीकारा, परंतु भारत इस प्रस्ताव के फेवर में नहीं था। चीन का समर्थन जो रहता है पाकिस्तान को वह जारी रहता है। सैन्य और परमाणु क्षेत्र में पाकिस्तान को सहयोग चाइना की तरफ से अनवरत जारी रहता है। भारत पाकिस्तान जो संबंध रहता है उसमें आईएसआई एक बड़ा फैक्टर बन के उभरता है और पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों को आईएसआई द्वारा पोषित किया जाता है, पल्लवित किया जाता है और वह आईएसआई के द्वारा ही जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिस्ट रहते हैं, आतंकवादी होते हैं, वो कश्मीर में प्रवेश करते हैं। और यह वही दशक था जब कश्मीर में अशांति देखी जाती है, आतंकवाद और चरमपंथ की घटनाएं भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में अपने चरम पर होती हैं। तो भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बीच में जो मुख्य कारण रहता है उसमें आतंकवाद एक प्रमुख मुद्दा रहता है और यह आतंकवाद ही एक प्रमुख मुद्दा था जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के संबंधों में हमेशा से तनाव की स्थिति रही। विद्यार्थी मित्रों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः